ये गैस क्यों इतनी ज़्यादा बन रही है? जो भी फर्मेंटेड फूड हैं वो हम लोग बहुत ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, चाय, इसका कंजम्पशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये जो है गैस्ट्राइटिस और ब्लोटिंग दोनों कराता है। आजकल हम लोग बिना खाना चबाए हुए उसको जल्दी जल्दी गल्प कर जाते हैं। उसके साथ साथ हम लोग उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कई बार एयर भी अंदर ले जाते हैं। जो आपने ब्लोटिंग की बात करी ना, तो उसको एरोफेजिया बोलते हैं, मतलब एक्सेसिव जो गैस है वो खाने के साथ अंदर चली जाती है। आँख खुलते ही चाय, मतलब ब्रश भी नहीं करना है, फ्रेश भी नहीं होना है, लेकिन चाय चाहिए, उसके बिना उनको वो फ्रेश होने नहीं जाते हैं। जी जी जी, ये हमारे घर में भी यही प्रॉब्लम है। हर आदमी का कुछ ना कुछ ये रिफ्लक्स का, कुछ लोग तंबाकू जैसे आप करें, कुछ लोग सिगरेट पी के करते हैं, कुछ चाय पी के, कुछ गुनगुना पानी लेके, कुछ ना कुछ आदमी करता है। उसके बाद आपका गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लक्स जो है एक्टिवेट हो जाता है और आपको अर्ज होती है। कोई कहते हैं कि 2 लीटर पानी सवेरे उठ के पियो, कुछ कहते हैं कि नहीं, पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि आप ब्रेकफास्ट जो करोगे तो जो एसिड आपका बना है पाचन के लिए वो आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा। आप क्या कहते हैं और रिसर्च क्या कहती है? ये तो बड़ा कठिन सवाल पूछ लिया आपने तिवारी जी। गैस बहुत ज्यादा है, उसका कोई मेजरमेंट तो है नहीं कि ज्यादा और कम को कैसे आप मेजर कर पाएंगे, लेकिन हाँ, आप क्या एडवाइस करते हैं कि डॉक्टर के पास कब हमें पहुंच जाना चाहिए? एसिडिटी क्यों इतनी ज़्यादा हो रही है, इसके रीजंस क्या हैं और इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं घर पे रहते हुए? जो हम लोग खाना खाते हैं, पहले तो आपको खान पान में ही परहेज करना पड़ेगा। जो हमने बताया जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक, प्रोसेस्ड फूड, ये सब आपको अपने खाने में कम करना पड़ेगा या कभी कभार खा सकते हैं। दूसरा, खाना चबा चबा के खाना पड़ेगा। गैस में कुछ लोगों के बदबू आती है फार्ट में, ये बदबू क्यों आती है और इसके पीछे भी कोई बीमारी हो सकती है क्या? दूध पीने से कुछ लोगों की बहुत गैस बनती है। मैं इतना अपनी ओपीडी में लोगों को दूध पीने के लिए मना करता हूं कि मुझे लगता है किसी दिन दूध वाले आके मुझे मारने ना लगे। तो ये एच पाइलोरी बैक्टीरिया क्या है और ये कितना खतरनाक है, क्यों है? एच पाइलोरी आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है। अल्कोहल पेट की सेहत के लिए कितना खतरनाक है या फायदेमंद भी है? जी देखिए, केवल एक स्टडी है जिसमें फायदा दिखाया गया है। पहले वही बता दीजिए। खुश हो जाएंगे कुछ नहीं। आप मेडिकल स्टोर पर जाके और गैस की दवाई खरीद के खाना और लंबे समय तक खाना कितना नुकसानदायक है? एक जो रिसर्च में मिली है बीमारी कि लंबे समय तक पीपीआई लेने से आप किडनी की एक बीमारी होती है उससे भी ग्रसित हो सकते हैं। आजकल शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां पर पेट की कोई समस्या ना हो, चाहे वो गैस की प्रॉब्लम हो, एसिडिटी हो, आईबीएस की प्रॉब्लम हो या पेट फूल जाता है, बार बार अंदर जाना पड़ता है। अब इन समस्याओं का कारण क्या है और क्यों इतनी बढ़ती जा रही है कि हर घर में कोई ना कोई पेशेंट, पेट का मरीज उपलब्ध है? क्या आजकल का जो हमारा खान पान है, जो हमारा फास्ट फूड है और जो हमारी दिनचर्या है, ये इसकी एक वजह है या कारण कुछ और है? क्या है असली कारण? इन समस्याओं को हम घर में रह के ही कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे निजात पा सकते हैं और कोई गंभीर बीमारी ना हो उससे पहले हम डॉक्टर तक कब पहुंच जाएं ताकि हमें कोई गंभीर समस्या का सामना ना करना पड़े? इस पॉडकास्ट में आज इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो के इस बहुत ही खास एपिसोड में। खास इसलिए कि आज हमारे साथ में हैं लखनऊ शहर के जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट यानी पेट के बहुत बड़े डॉक्टर प्रशांत कटियार जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। धन्यवाद तिवारी जी, आपका बहुत बहुत आभार मुझे अपने शो में बुलाने के लिए। सर, सबसे पहले तो मैं बहुत बेचैन था आपसे मिलने के लिए कि ये पेट की दिक्कतें और स्पेशली ये जो गैस की दिक्कत है, ये गैस क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी है, इसका क्या कारण है? और ये हर घर में कोई ना कोई ऐसा मरीज लेटा हुआ है, बैठा हुआ है या वो चल रहा है कि गैस जो है उसको परेशान कर रही है कहीं ना कहीं से। ये गैस क्यों इतनी ज़्यादा बन रही है? मुझे लग रहा है आपकी बातों से कि अगला जो वर्ल्ड वॉर 3 होगा वो तो गैस पे ही होगा। मुझे लग रहा है ये एक वैश्विक समस्या बन के उभर रही है। जी 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 जी, ग्लोबल प्रॉब्लम जो है हर घर में कोई ना कोई गैस का मरीज बहुत कॉमन है। तो इसके देखिए बहुत सारे कारण हैं। हाँ। कुछ हमारे बनाए हुए हैं, हाँ। कुछ हमारे नहीं बनाए हुए हैं। हाँ। तो गैस देखिए जो हमारे पेट में है वो अमूमन 100 ग्राम गैस तो नॉर्मल होती है। उससे ज़्यादा अगर गैस किसी के होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि गैस की समस्या हो गई है पेशेंट के। अब गैस की समस्या पेशेंट कैसे लेके आता है, तो वो जनरली बताता है कि उसका पेट फूल रहा है, जो है उसको जो है ब्लोटिंग वाले सिम्टम, मतलब कि पेट में दर्द हो सकता है, जी मचला सकता है उसका, और बहुत ज़्यादा जब सीवियर
केसेस में कुछ पेशेंट्स को वॉमिटिंग तक हो सकती है, या खाने के बाद थोड़ा भी खाना खाता है तो पेट फूल जाएगा और जो है उसकी खाने की इच्छा खत्म हो जाती है, अरुचि हो जाती है खाने से। जी। और दूसरा जो आपने बात करी गैस्ट्राइटिस की, जो गैस्ट्राइटिस है वो जो है पेट से रिलेटेड होता है, और जो ब्लोटिंग वाली प्रॉब्लम है वो आपकी जो है आंतों से रिलेटेड है। तो जो गैस्ट्राइटिस वाले सिम्टम है, या हम लोग बोलें कि उसमें क्या समस्या होती है, उसमें पेशेंट आपको बताएगा कि जो पेट का ऊपरी हिस्सा है उसमें उसको तनाव जैसा लग रहा है, जलन लग रही है, या खट्टी डकारें आती हैं बेसिकली। तो गैस्ट्राइटिस और ब्लोटिंग आम बोलचाल की भाषा में हम लोग उसको एक तरह से समझते हैं, लेकिन ब्लोटिंग जो है अगर हम कॉमन उसमें बात करें तो वो दैट इज रिलेटेड टू आंतों से उसका लेना देना है, या पाचन से लेना देना है। और जो गैस्ट्राइटिस है वो आपका जो स्टमक होता है जहाँ से एसिड निकलता है उससे रिलेटेड है। अब आपने पूछा ये क्यों बढ़ रही है, तो इसके तो बहुत सारे रीज़न है। देखिए, सबसे कॉमन रीज़न है आजकल जो लाइफ स्टाइल है दैट इज़ वेरी स्ट्रेसफुल, मतलब हर आदमी भाग दौड़ में है। जी जी। तो स्ट्रेस इंड्यूस गैस्ट्राइटिस भी टर्म आ चुका है अब तो, स्ट्रेस इंड्यूस ब्लोटिंग आप कह सकते हैं, वो नया टर्म आ ही जाएगा कुछ दिन में। तो एक तो स्ट्रेस हो गया, दूसरा हमारा जो खाने में पता ही है बहुत ज़्यादा हम लोग स्पाइसी खाना खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड हमारे खाने में लगभग 30 से 40% पहुंच चुका है। जो भी फर्मेंटेड फूड हैं वो हम लोग बहुत ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं, और जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, चाय, इसका कंजम्पशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये जो है गैस्ट्राइटिस और ब्लोटिंग दोनों कराता है। बहुत सारी स्टडीज़ में मिला है कि जो है एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ टी, कॉफ़ी कैन कॉज गैस्ट्राइटिस एंड ब्लोटिंग। उसके अलावा जो अच्छे खाने हैं वो धीरे धीरे हम लोगों ने कम कर दिए हैं, लाइक जैसे कि अंकुरित खाना हो गया, या जो आसानी से पचने वाले खाने हैं वो उसका जो है कंजम्पशन धीरे धीरे कम हो गया है। चौथा जो है हम लोग आजकल बहुत जल्दी जल्दी खाना खाने लगे हैं, तो वो जब हम उसको चबाते नहीं है खाने को तो बहुत बड़े बड़े जो पीसेस होते हैं वो जब स्टमक में जाते हैं तो वो डाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा गैस बनती है। एक पुरानी कहावत थी कि आपको भगवान ने 32 दांत दिए हुए हैं, तो कोई भी कौर आप खा रहे हैं तो 32 बार आपको चबाना है। एकदम सही, जिसने भी कहा है एकदम सही कहा है। आजकल हम लोग बिना खाना चबाए हुए उसको जल्दी जल्दी गल्प कर जाते हैं। उसके साथ साथ हम लोग उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कई बार एयर भी अंदर ले जाते हैं। जो आपने ब्लोटिंग की बात करी ना, तो उसको एरोफेजिया बोलते हैं, मतलब एक्सेसिव जो गैस है वो खाने के साथ अंदर चली जाती है। तो उसके से एक तो आपका होगा पेट फूल जाएगा और आपका पेट जल्दी भर जाएगा, और जो गैस जो गई है वो आपको जो है फुलनेस की फीलिंग देगी। वो भी आपको जो है सिम्टम आएंगे, वो आपको जो है दिक्कत करेंगे। तो इसके लिए आपको फिर धीरे धीरे खाना खाना है और चबा चबा के खाना खाना है। और बाकी कार्बोनेटेड ड्रिंक जो हैं वो आजकल बहुत, जैसे कोल्ड ड्रिंक ये सब जो हम लोग लेते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा गैस बनती है, गैस्ट्राइटिस होती है। चाय से भी गैस बनती है? देखिए, एक्सेसिव अमाउंट में आप लेंगे तो चाय से भी गैस बनती है। एक्सेसिव मतलब कितना मान सकते हैं? मतलब 4-5 कप से ज़्यादा? 2 से 3 कप से आप अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो गैस बन सकती है। अच्छा। उसके भी कई सारे, मतलब क्यों बनती है जैसे चाय से, तो चाय एक तो देखिए डायरेक्टली कई बार जो है अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप चाय लेंगे ना, तो जो मतलब म्यूकोसा होती है, म्यूकोसा मतलब कि आप ऐसे बोलचाल में समझ लीजिए कि जो लेयर होती है स्टमक की, उसको ये डायरेक्टली इन्फ्लेमेशन कराती है, मतलब सूजन करा सकती है। दूसरा, अगर ज़्यादा आप लेते हैं तो ये बॉवल में जब जाएगी तो जो इंजाइम्स निकलते हैं उसको भी कुछ स्टडीज में मिला है कि थोड़ा सा सप्रेस करती है। तीसरा, एक हमारा जो स्फिंक्टर होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, उसको भी कई बार यह है, पाइलोरिक स्फिंक्टर मतलब कि आपने पेट में खाना खाया और पेट में खाना जो है फिर छोटी आंत में जाता है, तो बीच में एक स्फिंक्टर होता है, मतलब रास्ता रोकने के लिए कि कितना जाना है कितना नहीं जाना है, उसमें किस स्पीड से जाना है, कितनी देर उस स्टमक में रहना है। तो जो स्फिंक्टर होता है उसको भी कई बार, उसके फंक्शन को भी ये हैम्पर कर देते हैं चाय और कॉफ़ी। तो उससे भी कई बार जो है खाना या तो बहुत तेज़ी से जा रहा है या बहुत देर तक आपके पेट में पड़ा हुआ है, तो आपको जो है ब्लोटिंग या गैस्ट्राइटिस करा सकता है। अब डॉक्टर साहब, किया क्या जाए कि आजकल का कहीं भी जाते हैं किसी के घर में तो स्वागत होता है, या तो कोल्ड ड्रिंक लेके आएगा और या वो चाय लेके आएगा, और दोनों ही गैस बना रही हैं। बात तो सही कह रहे हैं तिवारी जी, आजकल जो है जहाँ भी जाइए आपको कॉफ़ी या चाय या कोल्ड ड्रिंक से ही आपका स्वागत करते हैं जी। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह भी है कि एक नई रिसर्च आई है जिसमें कि ब्लैक कॉफ़ी अगर आप दिन में एक बार लेते हैं 1 कप, तो काफ़ी हद तक आप फैटी लीवर से बचाव कर सकते हैं उसमें। अच्छा जी हाँ, ब्लैक कॉफ़ी आजकल बहुत ट्रेंड में आ गई, मैंने देखा। जी जी लेकिन जी, चीनी नहीं डालना है उसमें। जी चीनी नहीं डालना, बिना चीनी के। जी जी जी। एक डॉक्टर साहब और बीमारी है लोगों को, मैं इसको बीमारी कह रहा हूँ
कि सुबह आँख खुलते ही उनको चाय चाहिए, चाय। घर में बड़े बुजुर्ग हों या आप उनको बड़े बुजुर्गों को ना भी कहें, तो जो नई जनरेशन है, खैर मैंने कभी नहीं पी, ये आँख खुलते ही चाय, मतलब ब्रश भी नहीं करना है, फ्रेश भी नहीं होना है, लेकिन चाय चाहिए, उसके बिना उनको वो फ्रेश होने नहीं जाते हैं। जी जी जी, ये हमारे घर में भी यही प्रॉब्लम है तिवारी जी। इसका एक साइंटिफिक प्रूफ भी है, जी। अगर आप कहें तो मैं उसको सरल शब्दों में समझा दूं आपको। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो हमारा दिमाग है हाँ। वो उस तरह से एक कस्टम्ड हो जाता है कि आपकी दिनचर्या क्या है। तो एक, अब मेडिकल भाषा में उसको बोलते हैं गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। अब उसको सरल शब्दों में समझाएं तो जैसे आपने कुछ भी खाया, वो आपके पेट में गया, पेट से ब्रेन में सिग्नल गया, ब्रेन मतलब दिमाग में सिग्नल गया कि आपने कुछ खाया है, और दिमाग हमारा जो कोलोन है, मतलब जो बड़ी आंत है, उसको हम लोग कोलोन बोलते हैं अपनी मेडिकल में। तो कोलोन में सिग्नल भेजता है कि भाई आप पेट में कुछ आया है और आपको जो है कोलोन की जो है एक्टिविटी बढ़ानी है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लक्स। तो आपने सुबह जब मॉर्निंग में चाय पिया, तो जैसे ही चाय आपके पेट में गई, चाय ने स्टमक ने सेंस किया कि चाय आ गई है, चाय सिग्नल आपके ब्रेन में गया, ब्रेन से आपके बड़ी आंत में गया, ब्रेन ने सिग्नल भेजा बड़ी आंत को कि अब आपको चलना है, और जो है एक्टिविटी बढ़ा दी है। जैसे ही आपकी कोलोन की एक्टिविटी बढ़ी, आपको अर्ज होती है लैट्रिन होने की, तो जो है आपको लैट्रिन हो जाती है। ये कॉमन है, इसको गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लक्स बोलते हैं हम लोग। अच्छा जी, यही डॉक्टर साहब कुछ लोगों को तंबाकू के साथ भी होता है। जी जी, वो बात वही है, मतलब ब्रेन ने वो बना लिया है। जी 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 जी, देखिएगा हर आदमी का कुछ ना कुछ ये रिफ्लक्स का, कुछ लोग तंबाकू जैसे आप कर रहे हैं, कुछ लोग सिगरेट पी के करते हैं, कुछ चाय पी के, कुछ गुनगुना पानी लेके, कुछ ना कुछ आदमी करता है। उसके बाद आपका गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लक्स जो है एक्टिवेट हो जाता है और आपको अर्ज होती है। कुछ एक्सरसाइज करके या कुछ पानी पी के, मतलब कुछ ना कुछ लोग करते हैं। लेकिन वो बेचारे बहुत परेशान हो जाते हैं जब उनको मिलते हैं। किसी को तंबाकू अगर नहीं मिली तो उसको जी, अब ये तो चाय नहीं मिली तो नहीं होगी। जी जी, अब ये तो डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, लेकिन बॉडी अपने आप को उसी हिसाब से ट्यून कर लेती है ना कि ये आपकी एक दिन की हैबिट नहीं है, ये सालों से हैबिट बनती है। कुछ चाय से बना लेते हैं, कुछ गुनगुने पानी से बना लेते हैं। जैसे पुराने लोग थे कि आप सुबह उठ के 1 लोटे पानी पी लीजिए तो आपको लैट्रिन अच्छे से हो जाएगी। तो ये मतलब लोग अपने हिसाब से कि कैसे आपको अर्ज होनी चाहिए स्टूल पास करने की, तो वो बना लेते हैं। पानी से याद आया कि पानी का भी बड़ा मार्केट में जी जी लोग कोई कहते हैं कि 2 लीटर पानी सवेरे उठ के पियो, कुछ कहते हैं कि नहीं पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि आप ब्रेकफास्ट जो करोगे तो जो एसिड आपका बना है पाचन के लिए वो आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा। एकदम। आप क्या कहते हैं और रिसर्च क्या कहती है? ये तो बड़ा कठिन सवाल पूछ लिया आपने तिवारी जी। काम ही यही है हमारा। एक्चुअली देखिए, बॉडी जो शरीर ने बड़ा एक बैलेंस बना के रखता है पानी का। तो जनरली आदमी को 2 से 3 मतलब 3 लीटर पानी जो है दिन भर में पीना चाहिए, और इकट्ठे एक साथ पानी नहीं पीना चाहिए। नहीं पीना चाहिए इकट्ठे पानी। बहुत सारा पानी पीने से आपका एक तो गैस्ट्राइटिस, मतलब गैस्ट्राइटिस क्या मतलब फुलनेस की फीलिंग आएगी, एकदम से पेट भर जाएगा आपका, और जो पानी धीरे धीरे जो आपका छोटी आंत से बड़ी आंत में जाना चाहिए वो जो है नहीं हो पाएगा। तो एक साथ तो पानी नहीं पीना चाहिए बहुत सारा। आपको फ्रीक्वेंट 1-1 घंटे पे या 2-2 घंटे पे 1-1 2-2 गिलास पानी आपको दिन भर में, मान लिख के चलिए, आपको 10 से 12 गिलास पानी पीना है। इससे आपका जो है जो बैलेंस है वो ठीक रहेगा। और खाना खाने के बाद जो है थोड़ी देर तक जो है अगर हो सके तो अवॉइड करना चाहिए पानी। जो आप कह रहे हैं कि जो है उससे जो है डाइजेशन में जो एंजाइम्स निकलते हैं ना वो डाइल्यूट हो जाते हैं कई बार जी, तो उससे पाचन में आपको दिक्कत होती है। थोड़ा पानी पी सकते हैं आप, लेकिन बहुत ज्यादा पानी इकट्ठे खाना खाने के बाद भी हम लोग सलाह नहीं देते हैं पीने की। खाना खाने के पहले और खाना खाने के दौरान? जी, खाना खाने के दौरान तो बिल्कुल हम लोग सलाह नहीं देते हैं कि पानी, उससे तो पूरे एंजाइम सारे सब कुछ डाइल्यूट हो जाते हैं, बिल्कुल अवॉइड करते हैं। खाने के बाद आप थोड़ा पानी पी सकते हैं, और उसके फिर 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद आपको अगर प्यास लगती है तो पानी पी सकते हैं। और कुछ लोगों की आदत होती है खाना खाने के पहले पानी पीने की। खाना खाने के पहले आप थोड़ा सा पानी ले सकते हैं, लेकिन यह है कि अवॉइड करिए। उससे आपका होगा कि आपका पेट पानी से ही भर जाएगा। तो आप खाना क्या खाएंगे फिर? वो दूसरा रीजन देते हैं कि खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना, तो हम पहले पी लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप अगर पानी पी लेंगे तो देखिए, स्टमक की एक, पेट की एक कैपेसिटी है जी, उतना ही आप। अब एक
लोटा है तो उसमें उतना ही सामान आ सकता है ना। अब आपने अगर पानी पी के भर लिया तो आप खाना क्या खाएंगे? तो जी। आप आधे घंटे या 1 घंटे पहले पानी नहीं पीना है, और खाने के बाद भी लिमिटेड पानी पीना है, उसके बाद आप फिर पानी पीना है आपको। चलिए, गैस के जो हम बात कर रहे थे सर, गैस, चलो गैस तो बनती है और बनेगी, लेकिन कब हमें ये लगना चाहिए कि हाँ, इस मोमेंट पे अब हमें डॉक्टर के पास में जाना चाहिए सलाह लेने के लिए? वो क्या सिम्टम्स हैं? गैस बहुत ज़्यादा है, उसका कोई मेजरमेंट तो है नहीं कि ज़्यादा और कम को कैसे आप मेज़र कर पाएंगे, जी। लेकिन हाँ, आप क्या एडवाइस करते हैं कि डॉक्टर के पास कब हमें पहुंच जाना चाहिए? ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपको समझना पड़ेगा कि जो है कब अब हमें जो है डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत पड़ गई है। तो देखिए, बॉडी है वो कुछ ना कुछ वार्निंग साइन हमेशा देती है, आपको बताएगी कि अब आपको दिक्कत ज़्यादा है, तो अब आप जो है डॉक्टर से जाके मिल लीजिए। तो अगर किसी पेशेंट के गैस के साथ साथ वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई है, मतलब कि साथ में उल्टियाँ आने लगी हैं बहुत ज़्यादा, या मरीज को खाना निकलने में प्रॉब्लम होने लगी है, मतलब खाना खा रहा है उसको लग रहा है कि फंस रहा है खाना उसका, या आपका एकदम से सडनली वेट लॉस होने लगा, वजन कम होने लगा शरीर का, या भूख कम होने लगी। वेट लॉस मतलब कि आपका वजन जैसे कि 5% से ज़्यादा, मान लीजिए आप अगर 50 किलो के हैं और आपका 2.5 या 3 किलो वजन 2-3 महीने में कम हो गया है, 5% हम लोग वेट लॉस लेते हैं कि अगर 3 महीने में अगर 5% से ज़्यादा आपका वेट लॉस हुआ है तो उसको मानते हैं कि नहीं, अब आपको जो है इसके बारे में सोचना है। अगर आप डाइटिंग या कुछ करके नहीं कर रहे हैं, अपने आप आपका वजन अगर 5% से ज़्यादा कम हो रहा है 3 महीने में, तो इसको आपको अनदेखा नहीं करना है और डॉक्टर से जाके मिलना है। तो किसी का ब्लोटिंग के सिम्टम या गैस्ट्राइटिस के सिम्टम आ रहे हैं उसको, और अगर उसका वेट लॉस हो रहा है, तो ये मतलब इसको रेड फ्लैग साइन बोलते हैं हम लोग अपनी मेडिकल में, मतलब कि अब आपको जो है डॉक्टर से जाके मिलना है, या अलार्मिंग साइन बोलते हैं। घंटी बज रही है, एक बार जाके डॉक्टर साहब से सलाह ले लो। दूसरा है, मान लीजिए आपका जो है ब्लोटिंग वाले और गैस्ट्राइटिस के सिम्टम है और साथ में आपको बहुत ज़्यादा थकान, कमजोरी लग रही है, या कुछ लोगों में लैट्रिन काली होने लगती है, या उल्टी में जैसे ब्लड आया। लैट्रिन काली होने का मतलब है कि आपका जो है कि लैट्रिन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं लीकिंग हो रही है, कहीं से ब्लीडिंग हो रही है। अगर लैट्रिन आपकी एकदम से काली, उसको आप खान पान से रिलेट मत करिए। अगर किसी की लैट्रिन काली हो रही है तो इसका मतलब कि ब्लीडिंग भी हो सकती है उसको। तो अगर आपके ब्लोटिंग या गैस्ट्राइटिस के सिम्टम है और साथ में अगर उस पेशेंट को लैट्रिन काली हो रही है, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है और डॉक्टरी सलाह लेनी है। दूसरा मैंने बता दिया कि बहुत सीवियर पेन है कि आपको पेन किलर तक की जरूरत पड़ रही है, कई बार ब्लोटिंग के साथ साथ नहीं आराम मिल रहा है, वॉमिटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, आप खा रहे हैं खाना नहीं खा पा रहे हैं, या बार बार उल्टी करना पड़ रहा है आपको, तो भी आपको जो है डॉक्टर से जाके उसका इलाज करवाना चाहिए। क्योंकि कई बार हम लोग अगर उसको गैस्ट्राइटिस या ब्लोटिंग मार के इग्नोर कर लेते हैं, तो और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो मिमिक करती हैं, मतलब उसी तरह के सिम्टम शुरुआत में देती हैं कि लगता है आपको पेट फूला है या जलन हो रही है, लेकिन वो आगे चल के बड़ी बीमारी का भी संकेत हो सकता है। इसी के साथ में एक मुझे याद आया, एसिडिटी भी बहुत कॉमन है जी। कुछ लोग होते हैं थोड़ा सा भी कड़ू या मिर्च खा ली तो हिचकियाँ आने लगती हैं। जी जी जी। और ठंडा गर्म भी कई बार लगने लगता है, सीने में जलन होने लगती है। एसिडिटी क्यों इतनी ज़्यादा हो रही है, इसके रीजंस क्या हैं और इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं घर पे रहते हुए? जी, तो एसिडिटी जो टर्म्स है वो यूज़ होता है कि आपका जो एसिड, जो आपने कहा ना पेट के अंदर, देखिए नॉर्मल एसिड निकलता है, सबके निकलता है, वो पाचन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वही एसिड अगर आपका ज़्यादा मात्रा में निकलने लगे या आपका ऊपर आने लगे, खाने की आहार नली में आने लगे, तो उसको हम लोग एसिडिटी बोलते हैं। तो इसके भी बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो मतलब अगर नॉर्मल आप बात करें तो सबसे पहला कारण तो है जो हम लोगों का फूड है, जो फूड हैबिट्स हैं वो हो गया। उसमें फूड हैबिट्स में जैसे आपकी बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा फैट वाला फूड खा रहे हैं आप, तो एसिडिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तब एसिडिटी के चांसेस होते हैं। या प्रोसेस फूड जैसे कि पैकेट वाले मैदा, इस टाइप का सामान जो लेते हैं उससे जो है एसिडिटी। दूसरा आपकी कुछ मेडिकल कंडीशन होती है, कुछ लोग कुछ दवाइयाँ खा रहे होते हैं, जैसे हार्ट की दवाई या डायबिटीज़ वाले पेशेंट होते हैं, तो उनमें भी एसिडिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ दवाइयाँ हैं जो करा देती हैं एसिडिटी। तीसरा जो है आपका अंडरलाइंग कोई डिजीज़ है जो कि एसिडिटी करा सकती है। या
आपकी लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा सीडेंट्री है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा आप करते हैं, तो एसिडिटी आपको करा सकती है। तीसरा, स्ट्रेस इंड्यूस एसिडिटी भी होती है, मतलब आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, उससे भी एसिड जो है ब्रेन से सिग्नल जाता है और वो एसिड बहुत ज़्यादा फिर प्रोड्यूस होता है और वो एसिडिटी करा सकता है। कैसे बचा जा सकता है इससे? देखिए, बचने के लिए तो जो है बहुत सारे आपको मतलब अपना पूरा लाइफ स्टाइल और सब पूरा चेंज करना पड़ेगा। हाँ। जैसे कि अगर स्टार्टिंग करें हैं तो जो हम लोग खाना खाते हैं, पहले तो आपको खान पान में ही परहेज करना पड़ेगा। बहुत जो हमने बताया जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक, प्रोसेस्ड फूड, ये सब आपको अपने खाने में कम करना पड़ेगा, या कभी कभार खा सकते हैं, मतलब उसको कम करना पड़ेगा। दूसरा, खाना चबा चबा के खाना पड़ेगा। च्युइंग, जो आपका जो डाइजेशन मैंने बताया था ना, वो आपका मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। जो सैलिवरी ग्लैंड होती हैं, यहाँ पे एक कुछ ग्लैंड्स होती हैं, उसी से आपका सबसे पहले एंजाइम्स निकलते हैं, वो खाना आपका मुंह में ही पचाना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको खाना पचा पचा धीरे धीरे खाना है, थोड़ा थोड़ा करके खाना है, चबा चबा के खाना है। और उसके अलावा खाने में जो भी आपका फर्मेंटेड फूड या जो प्रोसेस्ड फूड हैं, वो सब हटाने हैं। हाइड्रेट रहना है आपको, मतलब पानी का, वही जो आपने बात करी थी, खूब अच्छा सा पीना है, 2 से 3 लीटर पानी, 3 लीटर के आसपास। दूसरा, एक्सरसाइज रेगुलर करनी है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म जो है शरीर का वो मेंटेन रहे। हर दिन लगभग 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज आपको करनी है। तीसरा, हो सके जितना भी हो सके स्ट्रेस को अवॉइड करना है। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब घर में हम लोगों के आमतौर पे हमारी माँ है, नानी है, दादी हैं, जी जी जी, वो छोटे छोटे से ऐसे नुस्खे बता देते हैं कि सौंफ खा लो, हाँ जी, हाँ। या हींग मेथी फाक लो अगर पेट में दर्द हो रहा हो। तो अगर एसिडिटी हो रही हो तो ऐसा कुछ कर सकते हैं? जी 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 जी, ये देखिए, ये भी प्रूवन है जो आप बात कर रहे हैं ना, सौंफ और ये, देखिए इनके भी मैकेनिज्म हैं, काम करने के तरीके होते हैं। देखिए, एक तो ये सूदिंग इफेक्ट देते हैं, मतलब कि जो आपकी जो पेट की जो लाइनिंग होती है ना, उसको सूद करते हैं, मतलब उसको थोड़ा सा आराम देते हैं। एक तो ये इस तरीके से काम करते हैं। दूसरा, कुछ स्टडीज में मिला है कि जो सौंफ और इलायची जो हम लोग खाते हैं ना, तो जो मसल्स होती है ना, इसको जो है रिलैक्स कर देते हैं। तो जो आपका पेन वाला सिम्टम होता है ना, जो दर्द होता है, तो उससे थोड़ा सा जब रिलैक्सेशन हो जाता है तो पेन के सिम्टम जो है आपके, जो कहते नहीं है इससे हींग लेने या उससे जो है दर्द में आराम मिल गया, तो वो जो आपकी मसल जो है रिलैक्स, उसको रिलैक्स कर देते हैं, तो उसको पेन में आराम मिल जाता है। तीसरा, ये कार्बोनेटिव होते हैं। कार्बोनेटिव मतलब कि ये गैस को बाहर निकालते हैं। गैस आपके ऊपर से भी निकल सकती है और नीचे से भी निकल सकती है। तो ये कार्बोनेटिव वाला एक्शन हो गया। एंटी इन्फ्लेमेटरी, मतलब कि ये जो है सूजन को कम करते हैं डायरेक्टली। और तीसरा जो है, मैंने बताया था आपको कि जो है मसल जो है उसको रिलैक्स करते हैं, तो उससे जो है पेन वाले सिम्टम आपके कम हो सकते हैं। तो जो बताया है वो सही बताया है। आप इसको, अगर आपको दिक्कतें हो रही हैं तो आप ये होम रेमेडीज ट्राई करते हैं, काफ़ी पेशेंट को आराम मिल जाता है इनसे। ठीक है। बात जहाँ गैस की हो रही थी, तो एक सवाल और है कि गैस में कुछ लोगों के बदबू आती है फार्ट में। जी जी जी, ये बदबू क्यों आती है और इसके पीछे भी कोई बीमारी हो सकती है क्या? देखिए, बदबू तो मतलब नॉर्मल जो है फार्टिंग होती है, उसमें मतलब बदबू तो आ सकती है। लेकिन जो आप जो ज़्यादा बदबू की बात कर रहे हैं, वो जब आप ऐसे फूड्स लेते हैं जो कि जिनका फर्मेंटेशन ज़्यादा होता है, तो वो जब आपके कोलोन, मतलब जो बड़ी आंत होती है ना, उसके अंदर जब चले जाते हैं, तो जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो उसको जब फर्मेंट करते हैं, तो उसमें सल्फर, मतलब एक कंपोनेंट होता है, सल्फर प्रोड्यूस जी होती जी, है। सल्फर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया आ जाते हैं। तो जब सल्फर साथ में निकलती है तो वो बहुत ज़्यादा बदबू कराती है। तो उससे बचने के लिए, जैसे एक टर्म आता है लो फोड मैप, आपने शायद सुना है कि नहीं सुना है। लो फैट मतलब कि लो जो आप बता दीजिए। जी, मतलब जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट, मतलब कि जो टर्म सुना है ना, उसी में ओलिगोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड या कई सारे, मतलब लो फूड मैप मतलब कि जो फर्मेंटेड ओलिगोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड या डाइसैकेराइड जो होते हैं, जिनका फर्मेंटेशन ज़्यादा होता है, अगर आप उन चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो आपकी जो है गैस के चांसेस कम हो जाएगा। अब आप पूछेंगे जरा भाई एग्जांपल देके बता दीजिए कि आप नाम पूछेंगे भाई ये लो फूड मैप होता क्या है, कौन कौन से उसमें आते हैं। तो अब अगर हम लोग नॉर्मल में आए, तो जैसे ये कीवी, ब्रोकली, ठीक, पी, मटर, ठीक, सेब, एप्पल, ये सब सारे हाई फूड मैप डाइट है। मतलब इसमें इनसे गैस के चांसेस बहुत ज़्यादा। गार्लिक, जो पुराने जो लोग बता गए ना कि
गार्लिक या हाँ। ओनियन खाने से गैस बनती है, तो सही बता गए हैं। अभी हम लोग की रिसर्च में भी आ गया है कि जो है ये हाई फोडमैप डाइट होती है, इनको खाने से गैस ज़्यादा बनती है। पत्ता गोभी, दालें, ये जो आते हैं पेशेंट अक्सर मूंग की दाल या इनसे खाने से या दिक्कत हो गई ना, तो वो इसीलिए है कि ये इनका फर्मेंटेशन बहुत ज़्यादा होता है कोलोन में। अगर आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फर्मेंट होगा और फिर ब्लोटिंग और जो आप बता रहे हैं ना गैस, ये इसके सिम्टम बढ़ जाएंगे। तो आप अगर अपनी डाइट में इन चीज़ों को कम कर लेंगे तो बहुत सारे पेशेंट को लो फोडमैप डाइट से आराम मिल जाता है। दाल से याद आया कि दाल में होता है प्रोटीन, जी तो प्रोटीन भी क्या गैस बनाता है? जी जी जी, वही मैंने बताया ना, ये सब हाई फूड इनका फर्म। देखिए अगर आप, क्योंकि प्रोटीन और भी मान लीजिए पनीर हो गया, जी 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 स्पेशली हम लोग के यहाँ तुअर की दाल जो पीली दाल होती है वो बहुत बनती है जी जी घर में जी और लगभग रोज बनती है जी, कुछ घरों में उत्तर मेरे घर भारत में भी में बनती है। मुझे भी बहुत अच्छी है, मैं खा नहीं पाता हूँ उसके बिना। तो वो पीली दाल भी जो है कई बार बहुत सी गैस प्रोड्यूस करती है, जी बाकी दालें भी करती हैं। जी हाई रिच प्रोटीन डाइट जी गैस प्रोड्यूस करेगी जी करेगी। जी एकदम करेगी। वही मैंने बताया ना, ये अगर आप ज्यादा एक्सेसिव मात्रा में प्रोटीन लेंगे तो बॉडी की, देखिए हर चीज की कैपेसिटी है उसको एब्जॉर्ब करने की। आपने प्रोटीन खाया, एंजाइम निकले आपके पैनक्रियाज और उससे उन्होंने पचाया, वो अमाइनो एसिड, मतलब प्रोटीन जो है टूटता है तो वो अमाइनो एसिड बनते हैं। तो कुछ देखिए, एक बॉडी की लिमिटेशन है प्रोटीन भी पचाने की, तो जितना आपका ब्रेकडाउन होना था हो गया, बाकी वो धीरे धीरे पास करके फिर आपका कोलोन में जाएगा। अब जैसे ही अगर वो अनडाइजेस्टेड फूड आपका कोलोन में पहुंचा, अब वहाँ बैक्टीरिया बैठे हैं मजे से, अब अच्छा कुछ आ गया हमारे पास, अब उसका तुरंत फर्मेंटेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे ही फर्मेंटेशन उन्होंने स्टार्ट किया तो आपको ब्लोटिंग और गैस वाले सिम्टम आएंगे। तो आपका जितना भी मैंने बताया ना कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या बहुत ज़्यादा प्रोटीन अगर आप खाने में ले रहे हैं तो उनको अच्छा सा खाना मिल रहा है बैक्टीरिया को, और वो आपका खूब गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं। जी गैस बनाएंगे और आपको ब्लोटिंग वाले सिम्टम होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि आपको बैलेंस डाइट लेनी है, बहुत ज़्यादा कुछ फाइबर भी नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा कुछ कम भी फाइबर नहीं। ऐड कर सकते हैं, फाइबर ऐड करते, बहुत एक्सेसिव फाइबर भी आपका ब्लोटिंग कराता है। देखिए वही फाइबर, देखिए वही बैलेंस आपको, जी 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 फाइबर बहुत ज्यादा अगर लेंगे वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में आपके कोलोन में जाएगा, फिर बैक्टीरिया बैठे हैं, उनको बढ़िया खाना मिल रहा है, वो फर्मेंटेशन कराएंगे और आपको ब्लोटिंग के सिम्टम आएंगे। इसीलिए बोलते हैं डॉक्टर साहब, मैंने देखिए आपने कहा था मैंने खूब फाइबर, आजकल तो मैं मूली ही खा रहा हूँ, ये भी खा रहा हूँ, वो भी खा रहा हूँ और गैस बन रही है। तो वो कुछ ज्यादा ही खा लिया उन्होंने। तो मूली तो वैसे भी बदनाम है गैस के लिए, क्योंकि मूली के पराठे जो है जी, वो तो फेमस है मूली के पराठे। हाँ। उसको तो बहुत जोक भी बने हैं मूली के पराठों में। सुना दीजिए, कोई याद हो तो। क्योंकि आपके कॉलेज के टाइम में बहुत से जोक होंगे गैस्ट्रो में, मेरे ख्याल से आपके पास बहुत से जोक्स होने चाहिए। कोई याद आ रहा हो तो सुना दीजिए। जी एक बार की बात है, जो है एक पेशेंट आए हमारे पास। हाँ। तो डॉक्टर साहब गैस बहुत बनती है। अच्छा। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा चलिए आपकी एक बार, काफ़ी दिन से परेशान है, तो एक कोलोनोस्कोपी होता है, नीचे के रास्ते से हम लोग इंडोस्कोपी करते हैं। हाँ। तो मैंने कहा दादा क्या बीड़ी पीते हो क्या दादा तुम? तो दादा बहुत देर तक तो दादा कुछ नहीं बोले, उसके बाद बोले डॉक्टर साहब क्या धुआं दिख रहा है क्या अंदर? पीछे से धुआं आ गया। चलिए, आप लोगों को पेशेंट भी रोज नए नए तरह के मिलते होंगे। जी जी जी, और सबसे बड़ी बात तो वो जो लैट्रिन का डिस्क्रिप्शन बताते हैं ना, वो बहुत ही अमेजिंग है। उस पर तो आप पूरी एक बुक लिख सकते हैं। जैसे कि आएंगे कि डॉक्टर साहब कच्ची टट्टी हो रही है, पक्की टट्टी हो रही है, या कढ़ी जैसी टट्टी हो रही है, मतलब वो पूरी आप उस पर एक किताब लिख सकते हैं। कच्ची और पक्की। जी जी ये कई बार तो हमें भी समझने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि मतलब वास्तव में पेशेंट बताना क्या चाह रहा है। या अमरूद जैसी टट्टी होती है, या अच्छा, कई बार बंदर जैसी टट्टी हो रही है। तो एक्चुअली बंदर और बकरी जैसी टट्टी हो रही है, ये बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया इन्होंने। क्योंकि तो कई बार हमें भी समझने में बहुत दिक्कत आती है कि वास्तव में पेशेंट मतलब बताना क्या चाह रहा है। फिर उसको इलैबोरेट करके पूछते हैं हम लोग कि आप सरल भाषा में, सरल भाषा में बताइए, तब हम लोग समझ पाते हैं, उसी हिसाब से फिर इलाज करते हैं। मुझे भी एकदम से याद आ गया कि एक डॉक्टर ने पूछा कि भाई, वो पेशेंट ने कहा कि लैट्रिन आ रही है डॉक्टर साहब बहुत, तो कह रहे कितनी, कह बहुत लूज़ हो रही है, कितनी लूज़ हो रही? एंड डॉक्टर साहब ऐसा क्या बताएं, इतनी हो रही कि तुम गार्गल कर सकते हो।
अच्छा, इसमें मुझे भी एक जोक याद आया। एक बार हमारे यहाँ एक पेशेंट एडमिट हुआ जब हम लोग रेजिडेंट थे। वो डायरिया करके एडमिट हुआ, जैसे आप करें ना, उसकी लैट्रीन हम लोगों ने सारे उपाय कर लिए, नहीं बंद कर पाए। फिर हम लोग भागे भागे अपने प्रोफेसर थे उनके पास गए, सर अब क्या करें सर, मतलब सारे अब तो हथियार, अब कुछ बचा भी नहीं है चलाने के लिए। तो सर ने कहा ऐसा करो, लाल चड्डी पहना दो उसको, लाल कपड़े से तो बड़ी बड़ी ट्रेन रुक जाती है, डायरिया तो रुक ही जाना चाहिए। वाह। तो मतलब ऐसे पेशेंट्स आपका भी जो है मनोरंजन करते रहेंगे, आपका भी मन लगा रहता होगा क्लिनिक पे। चलिए डॉक्टर साहब, मुझे ये भी बताइए कि दूध पीने से कुछ लोगों की बहुत गैस बनती है, यहाँ तक कि दूध से बने हुए जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको खाकर भी बहुत लोगों का पेट खराब हो जाता है। इसका दूध का पेट खराब होने से और गैस से क्या संबंध है? देखिए तिवारी जी, अब मुझे लग रहा ये दूध वाले, मैं इतना अपनी ओपीडी में लोगों को दूध पीने के लिए मना करता हूँ कि मुझे लगता है किसी दिन दूध वाले आके मुझे मारने ना लगे। अच्छा। मैं सारे लोगों को दूध अवॉइड करने के लिए बोलता हूँ। जिनके भी अगर ब्लोटिंग या गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है तो जनरली जो है उसको, जो हम लोगों की भाषा में बोलते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस जी। तो एक अंदर मिल्क के अंदर जो मेन प्रोडक्ट होता है दैट इज लैक्टोज। तो अगर आपके अंदर जो इंजाइम्स है ना लैक्टोज पचाने के लिए, अगर वो आपके अंदर कम है तो आप जैसे ही दूध लेंगे तो वही मैंने बताया था, वो आपका एब्जॉर्ब नहीं होगा बॉडी में और वो छोटी आंत में जाएगा, उसके बाद बड़ी आंत में जाएगा और फिर वो सारा फर्मेंटेशन वाला प्रोसेस स्टार्ट होगा और आपको ब्लोटिंग और गैस ये सारे सिम्टम होंगे। तो उसको हम लोग अपनी मेडिकल भाषा में बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो इसीलिए हम लोग जो है दूध जो है मना करते हैं। और जो एक दो स्टडीज़ हुई हैं, मतलब कि जो रिसर्च हुई है, उससे पता चला है कि जो इंडियन पेशेंट है लगभग 50% पेशेंट में जो है लैक्टोज इंटॉलरेंस पाया गया है जी। लेकिन लोग मानते नहीं हैं जी, मानते मैंने अपने घर में भी समझाया, लेकिन मैं डांट खा गया। अब 60 और 50 के बाद में जी 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 जैसे कम होता जाएगा, जी, जैसे एज बढ़ेगी आपकी, जैसे हर चीज़ कमज़ोर हो जाती है वैसे आपकी एंजाइम एक्टिविटी भी कम हो जाएंगी। हो सकता है आप 20, 25, 30 साल के हों तो आप दूध पचा लेते हो जी। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी कम हो जाती है शरीर में, आपको दूध पचाने वाला जो एंजाइम है वो कम निकलता है, लैक्टेज, और वो फिर आपका दूध जो है ठीक से पचता नहीं है और आपको ब्लोटिंग और गैस की प्रॉब्लम होती है। तो उससे बचने का यही, आप उसके लिए एक दूसरी चीज कर सकते हैं, आप दही और मट्ठे पे सेवन कर सकते हैं। लेकिन बड़े बुजुर्ग मानते नहीं है हमारे। अब उनको पहले से ही आदत है कि उनकी माँ एक गिलास दूध, गर्म दूध देती रही है, वो भी रात में खाना खाने के बाद में। अगर देखिए नहीं मान रहे, वो अभी तक चल रहा है, वो 70-80 साल के हो गए हैं, लेकिन वो रात में एक गिलास दूध चाहिए उनको। अगर देखिए पचा रहा है, अगर कोई रेगुलर ले रहा है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप क्वांटिटी थोड़ा सा कम कर लीजिए या आप कर्ड और बटर मिल्क पे शिफ्ट हो सकते हैं। अदर सोर्सेज हैं उन पे आप शिफ्ट हो सकते हैं। अब तो लैक्टोज फ्री मिल्क भी आने लगा है जी जी, वो भी अवेलेबल है मार्केट में जी। एक और गेहूं से एलर्जी बहुत चल रही है, ग्लूटेन फ्री करके कुछ आया है कॉन्सेप्ट नया, वो क्या है? देखिए जब मैं पढ़ता था, मतलब जब मैंने डीएम स्टार्ट किया था तब मैंने स्टडीज करी थी इस पे, सीलियक डिजीज पे। अच्छा जी। तो देखिए उस समय तो बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन आजकल तो ये मतलब सीलियक डिजीज या जो आप कह रहे हैं ना ग्लूटेन सेंसिटिविटी, ये बहुत तेजी से जोर पकड़ रही है और उसके बहुत सारे रीज़न भी रिसर्च में आए हैं। तो एक तो रीज़न आया है कि जो हम लोग जो वीट यूज़ कर रहे हैं, जो हाइब्रिड वीट है, उसमें जो ग्लूटेन, जो जिस चीज़ से एलर्जी होती है ना, ग्लूटेन उसको बोलते हैं, तो उसका कंटेंट ज़्यादा है। जो पुराना हम लोग गेहूँ, जो हम लोग के दादा परदादा यूज़ करते थे ना खेतों में गेहूँ, और जो आजकल का गेहूँ जो आता है मार्केट में, उसके ग्लूटेन कंटेंट और जो आजकल का गेहूँ का ग्लूटेन कंटेंट है, इसमें मतलब बहुत ज़्यादा अंतर मिला है। तो एक तो जो है जो क्वालिटी है, जो हाइब्रिड वाला वीट आया है, इसकी वजह से ये बीमारी बढ़ रही है, ग्लूटेन सेंसिटिविटी। दूसरा जो हम लोग प्रोसेस्ड फूड और मैदा या ये इस्तेमाल करते हैं, ये अंदर जो आंतों में जब जाता है तो ये इन्फ्लेमेशन कराता है, पाया गया है। जो है जो आंत होती है उसमें सूजन कराता है, उससे भी जो है आपकी जो है एक्टिविटी सारी अल्टर हो जाती है, और जो ग्लूटेन सेंसिटिविटी या ग्लूटेन से जो एलर्जी बोल रहे हैं ना, इसके चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। तीसरा कुछ टॉक्सिन्स, जो पॉल्यूशन की बात करते हैं हम लोग, उससे जो है वो भी कई बार खाने के साथ जाता है, उससे भी कुछ जो है रिसर्च हुई है, उसमें पाया गया है कि उसका भी जो है इसी ग्लूटेन सेंसिटिविटी से एसोसिएशन मिला है। तो जो आजकल का लाइफ स्टाइल और जो वीट है वो जो है डेफिनेटली जो स्टडीज़ मिली हैं उसमें पाया गया है कि बढ़ा रहा है।
तीसरा, ये बीमारी की अवेयरनेस नहीं थी। आजकल मेडिकल साइंस ने तरक्की कर लिया, लोगों को पता चल गया है। लोग खुद आके मुझसे बोलते हैं कि सर मेरा एक बार वीट एलर्जी चेक करा लीजिए। तो और टेस्ट भी पहले जो नहीं हो पाते थे अब बहुत इजीली अवेलेबल है। एक टीटीजी करके टेस्ट होता है, 200-400 रुपये का टेस्ट है, उससे आप पकड़ सकते हैं कि आपको सेंसिटिविटी है कि नहीं है ग्लूटेन। तो मतलब मेडिकल अवेयरनेस, लोगों में भी अवेयरनेस हो गई है, हम लोगों के पास इजीली अवेलेबल है टेस्ट, तो आप इसको पता कर सकते हैं। लेकिन यह है कि ये धीरे धीरे ये ग्लूटेन सेंसिटिविटी हम लोग की सोसाइटी में बढ़ रही है। ओके। जी। कई बार मैंने देखा है कि कोई भी बीमारी के लिए आप डॉक्टर के पास में जाओ तो एक दवा वो बहुत कॉमन लिखता है, जी जी। और उसको पीपीआई बोलते हैं, गैस की प्रोटॉन दवाई। इनहिबिटर। जी जी जी। उसमें अब मैं ब्रांड नेम नहीं ले सकता है, मॉलिक्यूल नेम है, जी, जी, पेंटाप्राजोल, जी, ओमेप्राजोल, रेबेप्राजोल, ये सारे आते हैं। अब वो पेशेंट जब जाता है मेडिकल स्टोर पे तो वो पूछता है भैया ये किसकी, ये किसकी, ये किसकी, और जब उसे वो पता लग जाता है कि ये गैस की दवा है, तो बहुत से ऐसे पेशेंट हैं कि बीमारी ठीक होने के बाद भी वो गैस की दवा अपने आप खाने लगते हैं। कई कई घरों में ऐसी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो दिन में 3-3, 4-4 कैप्सूल खा रहे हैं, और बिना वो कैप्सूल खाए कहते मन नहीं मानता है मेरा। जी जी जी। अरे तिवारी जी, मैं अपने पर्चे पे जब लिखता हूँ तो पेशेंट वापस आते हैं कि डॉक्टर साहब आपने गैस की दवाई लिखना भूल गए हैं आप। वो लिखिए जी। आपको बता रहे हैं। हाँ जी, मैं सोचता हूँ कि इनकी दवाइयाँ किसी तरह बंद हो जाएं, हाँ। या ये गैस की दवाई नहीं खाएं, तो वो वापस काउंटर से वापस आ जाते हैं कि सर आपने अब की बार गैस की दवाई मुझे लिखी नहीं है। मतलब इतना लोग उस पर एडिक्ट हो गए, या इतना कॉमन है गैस की दवाई कि उसके बिना वो लोग रह ही नहीं पाते हैं। तो मुझे ये बताइए कि अपने आप मेडिकल स्टोर पर जाके और गैस की दवाई खरीद के खाना और लंबे समय तक खाना कितना नुकसानदायक है? जी देखिए, वैसे तो देखिए ये गैस की दवाइयाँ सेफ हैं, आप लंबे समय तक ले सकते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स में ये आगे चल के कुछ मरीजों में नुकसान करती हैं। ये मतलब एकदम सेफ नहीं है, इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। साइड इफ़ेक्ट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है वह दैट इज न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी। मतलब कि जो आप खाना खाते हैं उसमें बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स सब कुछ होते हैं। तो जब आप लंबे समय तक ये पीपीआई जो बोल रहे हैं आप ये लेते हैं, तो इनसे विटामिन B12, आयरन, इन सब की डिफिशेंसीज पाई गई हैं। जो मरीज लंबे समय तक पीपीआई लेते हैं उसमें आयरन डिफिशेंसीज, एनीमिया या एनीमिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ओके। दूसरा, बोन जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको भी अल्टर करती हैं। तो आप लंबे समय तक अगर पीपीआई कोई लोग ले रहा है तो उसमें फ्रैक्चर या फ्रैक्चर होने के चांसेस, बोन फ्रैक्चर होने के चांसेस पाया गया कि बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। या बोन की जो डेंसिटी होती है ना, उसको ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपीनिया बोलते हैं, तो थिकनेस होती है, वो भी पाया गया कि कम होती है ऐसे पेशेंट्स में। तीसरा जो है, अगर देखिए पीपीआई करते क्या है, आपका एसिड शरीर में कम करते हैं पेट में। तो भगवान ने तो बनाया है भाई, एसिड भी ज़रूरी है आपके लिए पाचन के लिए। तो जब आपके शरीर में एसिड कम हो गया तो ऑब्वियस सी बात है उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो होंगे ही। तो उसमें इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है कि जो आप खाना खाते हैं उसके अंदर भी कई बार बैक्टीरिया और वो होते हैं, तो वो बैक्टीरिया हमारा जो एसिड होता है वो उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। अब आप अगर लंबे समय तक पीपीआई ले रहे हैं तो आपका जो है एसिड पेट में कम हुआ, तो उससे जो है जो नॉर्मल बैक्टीरिया, जो गंदे बैक्टीरिया होते हैं, कई बार वो पास कर जाते हैं उस बैरियर को और वो फिर छोटी आंत में चले जाते हैं। इसीलिए ऐसे पेशेंट्स में एक बीमारी होती है क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल, उसका डायरिया बहुत कॉमन है। या टाइफाइड आपने सुना होगा, आम टाइफाइड जो लंबे समय तक पीपीआई होते हैं उनमें बार बार टाइफाइड होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि टाइफाइड का बैक्टीरिया पेट के थ्रू ही जाता है। और अगर आपका एसिड ठीक है तो वो एसिड जो है, जो टाइफाइड का बैक्टीरिया उसको मार देता है। लेकिन अगर आप पीपीआई ले रहे हैं तो वो चांसेस हैं कि उसको बाईपास करके और छोटी आंत में जाके फिर आपको जो है टाइफाइड का इन्फेक्शन बार बार करा सकता है। और एक जो रिसर्च में मिली है बीमारी कि लंबे समय तक पीपीआई लेने से आप किडनी की एक बीमारी होती है उससे भी ग्रसित हो सकते हैं। तो अगर आप लंबे समय तक पीपीआई ले रहे हैं तो आपको हीमोग्लोबिन ये सब चेक करा के रखना है कि कहीं कोई आपको डिफिशियंसीज तो नहीं हो रही है। लंबे समय कितना? 2 या 3 साल से अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो आपको जो है जी, आपको अपना हीमोग्लोबिन चेक करा के रखना है, आयरन चेक कराना है, विटामिन B12 चेक कराने हैं, बोन डेंसिटी अपनी चेक करा के रखनी है, किडनी आपको दिखवानी है कि कोई ऐसे उसका साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। और हो सके तो कुछ हॉलीडे पीरियड भी बोलते हैं, जैसे हर दवाई के लिए होता है हॉलीडे पीरियड, मतलब कि आपने जैसे 2-3 दिन खाया और 1-2 दिन के लिए ब्रेक कर लिया तो आपको साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। या आपने अल्टरनेट डे कर लिया, जैसे कि
आपने एक दिन खाया, एक दिन नहीं खाई दवाई, तो उससे आपके बीमारी भी ठीक रहेगी और जो है उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होंगे। या हम लोग जो पेशेंट लंबे समय तक लेते हैं उनको SOS के लिए बोल देते हैं कि जब आपको दिक्कत हो 2-3-4 दिन में, तब आप एक बार PPI ले लीजिए, उससे आपके साइड इफ़ेक्ट भी कम होंगे और आपकी बीमारी भी ठीक रहेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, एक एच पाइलोरी बैक्टीरिया, जी ये बड़ा आजकल पॉपुलर हो रहा है। मैंने कई डॉक्टर्स से बात करता हूँ या उनकी रील्स भी आ जाती हैं कभी कभी, तो नाम लेते हुए दिख जाते हैं। तो ये एच पाइलोरी बैक्टीरिया क्या है और ये कितना खतरनाक है और क्यों है? एच पाइलोरी आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है। जी। जी सही कहा आपने। तो एच पाइलोरी एक तरह का बैक्टीरिया है, हाँ। जो हमारा जो पेट होता है उसकी जो लाइनिंग होती है जी। उसके अंदर रहता है। तो देखिए, है तो बहुत ही बदमाश टाइप का बैक्टीरिया, ये बहुत नुकसान कराता है। और इंडियन पॉपुलेशन में जो स्टडीज हुई हैं उसमें लगभग 90% लोगों में ये बैक्टीरिया पाया गया है। अच्छा। तो मतलब ये हमारे अंदर भी होगा, आपके अंदर भी होगा और बहुत सारे लोगों के अंदर है मतलब ये। और ये करता क्या है, अब आप पूछेंगे क्यों इतना इम्पोर्टेंट इसको कहा गया है। तो एच पाइलोरी जो है हमारी जो है जो लाइनिंग होती है स्टमक की, जो मतलब जैसे स्किन की ये लाइनिंग है, ऐसे पेट के अंदर लाइनिंग होगी, उसी लाइनिंग के अंदर एक लेयर होती है मतलब, तो उसी के अंदर रहता है ये। सब 50-60% लोगों में तो देखिए कोई सिम्टम नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता, चुपचाप पड़ा रहता है। जो कुछ रिसर्च हुई उसमें पाया गया है कि ये हार्मफुल बैक्टीरिया है। ये 2-3 तरीके से हमें नुकसान पहुंचा सकता है। एक तो ये पेट के अंदर जो लाइनिंग है उसमें सोजिश करा सकता है, मतलब सूजन करा सकता है, गैस्ट्राइटिस जिसको की है। एसिड डायरेक्ट जो है जो आपकी सेल्स होती हैं उसको डैमेज करा सकता है, उससे जो है आपकी एसिडिटी वाले सिम्टम आ सकते हैं। और लंबे समय तक अगर ये पेट में रहता है तो कुछ पेशेंट्स में ये आगे चल के कैंसर भी बना सकता है। अच्छा जी, इतना खतरनाक जी है? जी जी। लेकिन ये कम पेशेंट्स में होता है, मतलब कि 1000 में से किसी 1 या 2 पेशेंट में। लेकिन यह है कि अगर आपका एच पाइलोरी आपके पेट के अंदर है और आपको सिम्टम आ रहे हैं, तो जो रिकमेंडेशन है, मतलब जो हम लोग क्या क्या सिम्टम्स आते हैं? पेशेंट सिम्टम में वही कॉमन सिम्टम आएंगे, आपको कोई एक्स्ट्रा सिम्टम कुछ भी नहीं आएंगे। हल्का आपको भारीपन लगेगा, एसिडिटी और जो है पेट फूलना, इसी टाइप के सिम्टम आएंगे। कोई एक्स्ट्रा सिम्टम्स नहीं आते, जो एसिडिटी के नॉर्मल सिम्टम है वही सिम्टम आएंगे। ओके। लेकिन अगर आप सिम्टोमेटिक हैं, आपको सिम्टम आ रहे हैं, तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि आप डॉक्टर से मिलके और इसको इरेडिकेट करा लीजिए, मतलब कि ख़त्म करवा लीजिए। उसकी दवाइयाँ हैं, बहुत मामूली सी सस्ती सी दवाइयाँ हैं, हफ्ते या 7 दिन या 14 दिन का कोर्स होता है, सुबह शाम लेनी होती है, और उससे जो है ये बैक्टीरिया आप अपनी बॉडी से इरेडिकेट करा सकते हैं। अभी आपने बैक्टीरिया का नाम लिया कि बैड बैक्टीरिया और गुड बैक्टीरिया, ये भी बहुत होता है जी। पेट के मामले में कहते हैं बहुत से गुड बैक्टीरिया होते हैं पेट के अंदर जो खाना पचाने में सहायक होते हैं। जी जी जी। ये गुड बैक्टीरिया हम कैसे बढ़ा सकते हैं? जी, इसके लिए तो जो है आप जितना कार्बोनेटेड ड्रिंक, फर्मेंटेड फूड और या प्रोसेस्ड फूड है, ये आपको अवॉइड करना पड़ेगा गुड जो बैड बैक्टीरिया हटाने के लिए। और अगर आप गुड बैक्टीरिया बढ़ाना चाह रहे हैं तो जैसे कि अंकुरित दालें, चने, और जितना जैसे आपको अभी पहले भी मैंने बताया था कर्ड, उसमें लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है, ये इसका सेवन आपको बढ़ाना पड़ेगा, हाइड्रेट रखना पड़ेगा। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो हम लोग ओवर द काउंटर जाके एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं ना, वो बहुत आपके लिए जो बैक्टीरिया उनके लिए मतलब एक तरीके से जहर है। वो आपके नॉर्मल बैक्टीरिया जिस चीज़ के लिए आपने लिया है, जिस बैक्टीरिया को मारने के लिए, उसके अलावा जो आपके गुड बैक्टीरिया है ना, उनको भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो बॉडी को अगर आप बार बार एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो गुड बैक्टीरिया की रिकवरी में बहुत चांस है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब बहुत लंबे समय तक आप एंटीबायोटिक या कुछ पेशेंट्स को देते हैं तो फिर किसी के डायरिया होता है, किसी के कॉन्स्टिपेशन या ब्लोटिंग, ये सब स्टार्ट हो जाती है। ये इसीलिए है कि जो हमारा नॉर्मल माइक्रोबायोटा जो भगवान ने हमें बना के दिया है, जो लगभग आपके 1 साल के अंदर एक नॉर्मल माइक्रोबायोटा हर आदमी का बन जाता है, उसको पूरी तरह ये जितने भी एंटीबायोटिक हैं ये डिसरप्ट कर देते हैं, और उसके सिम्टम फिर ये कई महीनों तक आपको देखने को मिलते हैं। इसीलिए आपके पास मरीज आते हैं तो बोलते हैं सर मैंने एंटीबायोटिक 6 महीने पहले लिया था, उसके बाद भी अभी तक सिम्टम है। तो नॉर्मल माइक्रोबायोटा कई बार आपका वापस उस हालात में नहीं पहुंच पाता जैसा कि पहले था। तो हो सके तो जितना भी हो सके आपको एंटीबायोटिक अवॉइड करने हैं। आपने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का कई बार नाम ले लिया। मेरे मन में सवाल आ गया, आपने अल्कोहल का एक बार भी नाम नहीं लिया। अल्कोहल पेट की सेहत के लिए कितना खतरनाक है या फायदेमंद भी है? जी देखिए, केवल एक स्टडी है जिसमें फायदा दिखाया गया है। बता दीजिए, पहले वही बता दीजिए।
खुश हो जाएंगे कुछ। देखिए एक स्टडी हुई थी बहुत साल पहले, उसमें बताया गया था कि स्मॉल क्वांटिटी में अगर आप 20 to 30 ml ले रहे हैं हफ्ते में एक बार, अच्छा, तो वो फैटी लीवर में कई बार बचाता है। लेकिन बचाता ये है। केवल एक स्टडी है, इसको देखिए आप मतलब हाँ एज ए रिकमेंडेशन मत लीजिए, ठीक। लेकिन एक स्टडी है। बाकी सारी स्टडीज जितनी भी हुई हैं सब में बताया गया है कि अल्कोहल तो हर चीज़ में आपके लिए नुकसानदायक है। देखिए ये लीवर को नुकसान पहुंचाता है, गैस्ट्राइटिस कराता है, ब्लोटिंग कराता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो आगे चल के कैंसर, सीए, स्टमक, इन सब के भी चांसेस कराता है। पैनक्रेटाइटिस आपने सुना होगा, पैनक्रियास में बहुत नुकसान पहुंचाता है अल्कोहल। कई बार क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस हो जाती है, या पैनक्रियास का कैंसर भी बढ़ाता है। तो अल्कोहल तो एक नुकसानदेह है। केवल एक स्टडी, उसको आप भूल ही जाइए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन उसकी क्वांटिटी भी जो आपने बताई, बहुत मतलब मिनिमम, बहुत मिनिमम डोज, उतना तो कोई लेगा भी नहीं। और बाकी जो है, जो कार्डियक हमारे दोस्त हैं वो जरूर बताते हैं कि वाइन अगर आप लेते हैं स्मॉल क्वांटिटीज में तो वो आपके हार्ट की सेहत को अच्छा रखती है, एचडीएल बढ़ाता है। जी जी जी। क्या अल्कोहल की कोई क्वांटिटी फिक्स है कि हाँ इतना तक आप ले सकते हैं, तो इससे ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी? जी 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 है। कितना तक ले सकते हैं? देखिए मेल और फीमेल में अलग अलग है, आदमियों के लिए अलग क्वांटिटी है, औरतों के लिए अलग पैमाने है। अगर आप 40 ml से ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हैं 40 ml से ज़्यादा एक दिन में, ओके, तो वो आपके लिए नुकसानदेह है मेल में। और फीमेल में है 20 ml से आप अगर ज़्यादा डेली ले रहे हैं तो आपको मानते हैं कि वो आपके लिए नुकसानदेह है। अब वो 40 ml से कैसे, मतलब बॉटल में तो हाँ, परसेंटेज आ जाए? ये आपने बहुत सही सवाल पूछा। जी जी जी, ये तो समझने वाली बात है। ये देखिए, ये सबको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। कभी आपने अल्कोहल की बोतल देखी है? उसमें देखिए लिखा होगा कि जो आप परसेंटेज देखते हैं, जैसे 8%, 10%, 40%, तो बियर में कितना परसेंट होता है? लगभग 7 से 8% होता है। और जो हम लोग के पास वाइन आती है उसमें लगभग 20% होता है। और जो विस्की और रम, ये जो जितनी आती है उसमें 40% होता है। ये 40% मतलब 40 to 65 तक होता है। 40% मतलब ज़्यादातर लोगों को 40% का मतलब नहीं पता था। 40% उसमें देखिए लिखा होता है वेट बाई वॉल्यूम। इसका मतलब कि जो आप 100 ml अगर आप कोई चीज़ ले रहे हैं तो उसमें ग्राम में, हमेशा जो अल्कोहल होती है वो वेट में नापी जाती है, मतलब ग्राम में नापी जाती है, ml में नहीं नापते हैं। तो अगर आप 40% की बात कर रहे हैं, इसका मतलब 100 ml जो भी आपने अल्कोहल लिया है उसमें 40 ग्राम अल्कोहल है। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि 40 ग्राम आपके लिए सेफ है या 20 ग्राम सेफ है। तो जो वेट से मेजरमेंट होता है, तो अगर आप 40% की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप जो है 100 ml जो अगर आपने अल्कोहल लिया तो उसमें 40 ग्राम अल्कोहल है। एब्सोल्यूट अल्कोहल की बात करते हैं हम लोग, 40 ग्राम। 40 ml अल्कोहल की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। जो 40 ग्राम की बात कर रहे हैं वो जो उसके अंदर अल्कोहल की मात्रा है उसकी बात कर रहे हैं। तो मतलब अगर आप जैसे एक बियर पी रहे हैं, एक बियर में लगभग 500 ml बियर होती है, तो उसमें लगभग 7% अल्कोहल होता है। 7% अल्कोहल मतलब हो गया कि 100 ml अल्कोहल में 7 ग्राम अल्कोहल हो गया। तो एक बोतल में लगभग 35 ग्राम अल्कोहल हो गया, ऐसे समझ सकते हैं आप। तो मतलब एक बियर इज इक्वल टू 40 ग्राम अल्कोहल अप्रॉक्सीमेट। जी, उतना ले सकते हैं। तो मतलब 40 ग्राम अल्कोहल आप जो है एक दिन में मतलब बड़ा अच्छा आपने क्वांटिटी बता दी। जी जी जी, एक बियर की केन या बॉटल आप ले सकते हैं जी। राइट। आपके पास क्लिनिक में बाय एंड लार्ज कैंसर के भी बहुत पेशेंट आते होंगे, तो पेट के संबंधित जो कैंसर हैं उनमें सबसे कॉमन कैंसर कौन सा है? जिस एरिया में हम लोग रह रहे हैं उसको गैंगेटिक एरिया बोलते हैं, मतलब गंगा के आसपास का एरिया। अच्छा। तो इस एरिया में सबसे जो कॉमन पेट का कैंसर है दैट इज गॉल ब्लैडर कैंसर, पित्त की थैली का कैंसर। ओके। वो बहुत कॉमन है और वो बढ़ता ही जा रहा है। मतलब मेरी खुद की ओपीडी में रोज 2 या 3 नए पेशेंट्स जो है गॉल ब्लैडर कैंसर के टकराते हैं। 2-3 रोज? जी जी जी, अच्छा। बहुत कॉमन है। उसके बाद फिर आपके कोलोन कैंसर, पैनक्रियास कैंसर, स्टमक कैंसर, ये आते हैं। लेकिन जो सबसे कॉमन कैंसर पेट का है वो गॉल ब्लैडर का कैंसर है। तो इसका रीज़न क्या है डॉक्टर साहब? पथरी हो जाती है, ऑपरेट नहीं कराते हैं? जी जी, ये है। देखिए सबसे कॉमन रीज़न तो है कि जो गॉल ब्लैडर में अगर लंबे समय तक आपकी पथरी, जो गॉल ब्लैडर स्टोन बोलते हैं ना, अगर वो आपके पड़े रहे या बहुत बड़े बड़े स्टोन हैं और आपने उन पर ध्यान नहीं दिया, तो स्टोन करते क्या है, आपके जो पित्त की थैली के अंदर जो है धीरे धीरे रगड़ रगड़ के सूजन कराते हैं। तो वो बाद में वही सूजन धीरे धीरे जब
आगे चल के आप ध्यान नहीं देते हैं तो उसकी सूजन बढ़ते बढ़ते, आकार में बढ़ते बढ़ते वो गॉल ब्लैडर कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है। ओह, जी। तो इनके कुछ सिम्टम्स आते हैं, किसी को कैंसर आते है तो अगर हैं, मतलब लेकिन लेट आते हैं, आते तो हैं। क्या क्या है, जैसे कोलन कैंसर है, सबके बता दीजिए। अलग अलग सिम्टम लिख के आते हैं, जैसे कि आपका जो गॉल ब्लैडर के कैंसर होते हैं अर्ली स्टेज में तो देखिए कोई इसमें सिम्टम आते नहीं है, लेकिन जब जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है तो सबसे पहला सिम्टम तो देखिए कहीं पे का भी कैंसर हो तो सिम्टम, सबसे पहला सिम्टम आता है, आपको मरीज बताएगा कि थकान लग रही है और भूख कम हो जाती है। एनोरेक्सिया मतलब बहुत ही, जो भूख ना लगना, ये कैंसर की कहीं का भी कैंसर है सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है। भूख लगना बंद हो जी जाएगी। जी जी, भूख तुरंत लगना बंद हो जाती है। अच्छा। उससे कुछ सब्सटेंस निकलते हैं हर जगह के कैंसर में, कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर या मतलब आप जो भी उसको, मतलब ये तो हम लोग के मेडिकल टर्म हो गया, या कुछ ऐसे तत्व निकलते हैं जो बॉडी में जाके और पेशेंट की भूख लगाना कम कर देते हैं। तो सबसे पहला जो आपका सिम्टम आता है, कहीं का भी कैंसर हो, आपका गॉल ब्लैडर का कैंसर है, कोलोन का कैंसर है, पेनक्रियास का कैंसर है, मुंह का कैंसर है इवन, तो सबसे पहले तो आपकी भूख लगना कम हो जाएगी। फिर कुछ स्पेसिफिक सिम्टम आते हैं, ये तो जनरलाइज सिम्टम हो गया कि मतलब सब कैंसर में आता है ये तो भूख ना लगना। अब जैसे गॉल ब्लैडर के कैंसर में आपको दाहिनी तरफ जो पेट का दायां हिस्सा होता है ऊपर की तरफ, उसमें आपको भारीपन और पेन की फीलिंग आती है, लगेगा कुछ अड़ सा रहा है या भरा भरा सा लगेगा, या कुछ पेशेंट में थोड़ा सा माइल्ड पेन हो सकता है। आपने उसको इग्नोर किया, धीरे धीरे आपकी गांठ बढ़ेगी, आगे चल के फिर आपको जो है पीलिया स्टार्ट हो सकता है। तो जो उसके बाद जो सिम्टम आता है, उसके बाद आपका जो है, जब गॉल ब्लैडर का कैंसर बढ़ता है तो आपका पेशाब पीला होने लगेगा, आंखों में पीला बनाने लगेगा, फिर भी आपने इग्नोर किया तो वो और बढ़ता है। फिर आपका कई बार जो है वहीं पास में आपके पेट होता है, उसको जब वहाँ पहुँच जाता है तो आपको उल्टियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस तरह जैसे जैसे आपकी बीमारी बढ़ती है आपके सिम्टम उसी हिसाब से बढ़ते चले जाते हैं। ये तो आपके गॉल ब्लैडर के कैंसर को लिया। तो अगर आपको भूख नहीं लग रही है और पेट के दाईं तरफ में आपको भारीपन सा लग रहा है तो एक बार डॉक्टर को आपको दिखा लेना। अगर आपको 2-3 महीने से ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो रही है और इस एरिया में आप रह रहे हैं तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना है, एक बार अपने डॉक्टर से जाके सलाह ले लेनी है। और एक साधारण सा टेस्ट होता है अल्ट्रासाउंड से, उससे आप 99% सेंसिटिविटी है, आप पकड़ सकते हैं कैंसर को लगभग। अच्छा। गॉल ब्लैडर के कैंसर को। अच्छा। फिर हम लोग आते हैं जैसे कि पैनक्रियास कैंसर, उसके थोड़े सिम्टम अलग होते हैं। उसमें आपको दाई की बजाय जो है, जो आपका दर्द होता है वो थोड़ा सा बीच वाले पार्ट में शिफ्ट हो जाता है। वही वो दर्द आपका पीछे पीठ में भी जा सकता है। भूख आपको लगना कम हो जाएगी। और कुछ पेशेंट्स में आपको, क्योंकि पैनक्रियास खाना पचाने में बहुत मतलब महत्वपूर्ण इंसुलिन बनाता हाँ है। जी जी जी, तो आपको आपने इंसुलिन की बात करी, तो कुछ पेशेंट में आपका ये बहुत मतलब कॉमन चीज़ है कि आप 50-60 साल के हैं और आपके एकदम से डायबिटीज़ हो गई। तो मतलब हम लोग की बुक्स में लिखा है कि अनटिल प्रूव्ड अदरवाइज आपको सीए पैनक्रियास रूल आउट करना ही करना है। अगर किसी के 50 या 60 साल में शुगर आपके डायग्नोज हुई है पहली बार, तो आपको सीए पैनक्रियास मतलब पैनक्रियास का कैंसर तो आपको एक बार रूल आउट करना ही करना है। तो ये जो आपने बात कही, क्योंकि कैसे डायग्नोज कैसे करते हैं? उसके लिए साधारण से टेस्ट है। आप ज़्यादातर देखिए अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन में पकड़ में आ जाते हैं सारे कैंसर। अच्छा जी, अगर सीटी स्कैन में भी पकड़ में आ जाते जी हैं? जी, सीटी स्कैन में आपको गांठ दिख जाती है पैनक्रियास की और पकड़ में आ जाते हैं। मतलब 99% सेंसिटिविटी है कि 100 में से शायद एक ही मरीज आपका मिस होगा, बाकी 99 मरीज अगर आप अच्छा सा अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन अच्छा सा हुआ है तो उसमें आप पकड़ में आ जाते हैं सारे कैंसर। बायोप्सी कराने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद अगर गांठ आती है और आपको डाउट है तब फिर बायोप्सी होती है। और उसके बाद फिर नीचे चलते हैं तो फिर आंत के कैंसर आएंगे, कोलोन कैंसर या स्मॉल बावल के कैंसर मतलब छोटी आंत के कैंसर। छोटी आंत के कैंसर तो देखिए बहुत कम कॉमन है। हाँ, बड़ी आंत के जो कोलोन कैंसर की बात करते हैं ना, वो कॉमन है इंडिया में भी। तो उसमें आपको जो है सबसे इम्पोर्टेंट वही, पहले आपको भूख लगना कम हो जाएगी, दूसरा आपके लैट्रिन में कई बार लैट्रिन काली होगी या ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपके लैट्रिन में ब्लड आ रहा है या टट्टी काली हो रही है तो आपको इग्नोर नहीं करना है। एक बार कैंसर, अगर आप 50 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं तो आपको एक बार कोलोन कैंसर रूल आउट करना ही पड़ेगा। हमारे यहाँ नहीं, लेकिन जैसे आप जैसे अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज में रह रहे हैं तो उनके यहाँ तो A1 स्क्रीनिंग गाइडलाइन है कि आपको 60 साल के बाद कोलोनोस्कोपी करानी है, चाहे आपके सिम्टम हो या ना हो। अच्छा। उनके यहाँ इतना कॉमन है कोलोन कैंसर। मतलब आपको कोई सिम्टम नहीं भी है तब भी आपको एक बार अपना कोलोन चेक कराना है। क्या रीज़न क्या है डॉक्टर साहब? उनके यहाँ का तो मेन रीज़न है कि लो फाइबर डाइट, बहुत मतलब प्रोसेस्ड मीट और ये ज़्यादा खाते हैं और फाइबर उनके खाने में जो है बहुत कम मात्रा में होता है। और अपने इंडिया में फाइबर बहुत ज़्यादा खाते हैं, इसलिए कोलोन कैंसर बहुत कम है। अच्छा, कम है जी।
मतलब उनके कंपैरिजन में तो बहुत ही कम है। एक डॉक्टर साहब, सुबह सुबह कुछ लोगों को एक बार जाने में सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, या एक बार में उनका पेट साफ नहीं होता है, जी जी 3-4 बार जाना पड़ता है, जी। वो क्या है? अब देखिए, उसको हम लोग, अगर आप मतलब हमारी भाषा में बोलेंगे तो हम लोग उसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की डायग्नोसिस में फिट कर सकते हैं। तो एक IBS बोलते हैं इसको, इसका मतलब उसका नाम ही रखा गया इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की। आते आपकी जो है इरिटेट होती है, तो जब इरिटेट होंगी तो उसमें आपके जो है सिम्टम्स में आएंगे। इरिटेट होंगी तो आपको पेन के सिम्टम आ सकते हैं, दर्द हो सकता है, और बार बार लूज मोशन या बार बार जाने की इच्छा हो सकती है। तो अगर ऐसा किसी पेशेंट के सिम्टम आ रहे हैं तो एक बार IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को रूल आउट करना पड़ेगा। क्या डायग्नोसिस होती है उसकी? देखिए, उसमें जो है क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है, मतलब आपके सारे जो टेस्ट आप कराएंगे ना, जो भी है वो सारा तो आपके सब लगभग नॉर्मल आते हैं उसमें। लेकिन कुछ हम लोगों ने क्राइटेरिया बना रखे हैं, उसके बेसिस पे वो डायरी मेंटेन करते हैं, उसके बेसिस पे आप फिर IBS की डायग्नोसिस बना सकते हैं। और IBS का इलाज भी आपके हाथ में ही है। मतलब जो दवाइयाँ हैं वो बहुत ज़्यादा, आप जो जैसे घर के नुस्खे और आपका टेंशन कम करना, या आप डाइट में मॉडिफिकेशन करके इसको IBS को आप ठीक भी कर सकते हैं। अगर आप बता दें तो अच्छा रहेगा। वही देखिए, वही जो मैंने पहले बात कराई थी कि आपको प्रॉपरली हाइड्रेट रहना है, कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना, एक्सरसाइज जो कि आजकल की जो है इंडियन लाइफ स्टाइल से लगभग गायब होती चली जा रही है। एक्सरसाइज में भी आप लोगों को शायद पता नहीं एक्सरसाइज करते कैसे है। लगभग 20 से 30 मिनट अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो वॉकिंग करनी है। वॉकिंग भी ब्रिस्क वॉकिंग करनी है। ब्रिस्क वॉकिंग मतलब समझते हैं आप? तेज जितना तेज चल सकते हैं। नहीं, देखिए, आप चलना शुरू करेंगे एक टाइम पे, आप 5 मिनट चलेंगे, उसके बाद पसीना आना स्टार्ट होगा। जब आपका पसीना आता है वहां से आपको 20 या 30 मिनट गिनने हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ब्रिस्क वॉकिंग। मैं अपनी एक्सरसाइज वहीं से मानता हूँ जब पसीना आ जाता है। जी, पसीना आने के बाद से जब आप वो टाइम काउंट करो जी, तो आप अपने बाकी तो वार्म अप है। आपको अपने दर्शकों को भी मतलब ये बताना है कि एक्सरसाइज कैसे करनी है। 20-30 मिनट वो आप धीरे धीरे करके, अगर आप 20-30 मिनट कर रहे हैं पसीना नहीं आ रहा है तो दैट इज नॉट एक्सरसाइज। बिल्कुल, उससे आपको जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो वो एक्सरसाइज हो गया, हाइड्रेशन हो गया, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में आपने खाना जो है प्रॉपरली बैलेंस डाइट ली, जितना भी गंदा सामान है, बाहर का सामान है, प्रोसेस फूड, ये सब नहीं खाया। तो आप, और सबसे इम्पोर्टेंट जो आजकल का है स्ट्रेस, तो स्ट्रेस से अगर आप बच गए तो मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि IBS नाम की बीमारी आपको छू नहीं पाएगी। भाई वाह, स्ट्रेस जो है वो एक कॉमन निकल के आई हर जगह से। जी जी। अब मैं आपसे अगर पूछूंगा कि भैया स्ट्रेस कैसे कम करोगे, तो आप कहोगे अब तिवारी सब गैस्ट्रो से पूछ लोगे तो कुछ जो है आप न्यूरो के लिए भी रखो, जी जी जी, या साइकेट्रिस्ट के लिए भी रखो। लेकिन मैं चाहूँगा कि कुछ जो पेट वाली जो स्ट्रेस है उसके लिए कुछ बता दें आप। देखिए, स्ट्रेस क्यों कराती है ये आपको पता है? स्ट्रेस, जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो एक हार्मोन होता है, उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेस हार्मोन। हाँ, वो बॉडी में रिलीज होता है ब्रेन से, उसको बोलते हैं कॉर्टिसोल। अंदर भागना पड़ता है तुरंत। तो स्ट्रेस हार्मोन, आप देखिए, जितना आपका फायदा कराता है उतना ही नुकसान कराता है। स्ट्रेस हार्मोन से आप मतलब स्ट्रेस से तो बच जाते हैं। आपको कोई डराने आया, स्ट्रेस हार्मोन निकला, कॉर्टिसोल निकला, तो आप कोप अप कर गए, आपका एकदम से BP और जो पल्स रेट था वो एकदम से बढ़ा। अगर वो स्ट्रेस हार्मोन नहीं निकलेगा, कूल डाउन नहीं करेगा, तो आपकी बॉडी कोप अप नहीं कर पाएगी और वो BP भागता चला जाएगा, या पल्स रेट बहुत एकदम भागता चला जाएगा। अच्छा। तो अगर कॉर्टिसोल टाइम पे नहीं निकला, आपका एड्रेनलिन रश आपने सुना होगा। बिल्कुल। आप कोई चाकू लेके आया, एड्रेनलिन रश हुआ, तो पता लगा BP आपका 120, फिर 130, 150, 200। तो अगर आपके पास स्ट्रेस हार्मोन टाइम पे नहीं निकले तो पेशेंट तो गया, मतलब। अच्छा। तो आपको कूल डाउन करने के लिए स्ट्रेस हार्मोन्स निकलते हैं बॉडी में कि आप थोड़ा कूल डाउन हो जाइए। ठीक, तो अंदर क्यों जाना पड़ता है? उसका क्या मतलब, उससे क्या? तो उसी पे आ रहा हूँ मैं। तो स्ट्रेस हार्मोन निकला। अब स्ट्रेस हार्मोन ने आपका ये कार्डियक वाला पार्ट और ये सारा तो सही कर दिया। अब आए पेट में। तो स्ट्रेस हार्मोन का काम होता है कि सारा जितना ब्लड वर्ड था वो सारा ब्रेन में और इसमें चला गया। अब पेट बेचारा किनारे हो गया। जितना डाइजेस्टिव सिस्टम था वो तो किनारे हो गया। तो आपका स्ट्रेस हार्मोन क्या करा, उसने जो जितना खून जो आपका पेट और पचाने में और इस सब में जा रहा था वो तो आप उसको डाइवर्सिफाई कर दिया। कुछ ब्रेन में चला गया, कुछ हार्ट में चला गया। मतलब एक तरीके से आपका जो है वो इग्नोर हो गया वो वाला पार्ट। इसीलिए जब भी आपको स्ट्रेस होगा
तो आपको एकदम से मोशन आ गया, पता मतलब अब आप पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, अब आप कहीं लड़ाई हुई है, चोर और पुलिस उन सब में हो रहा है, बेचारा जो छोटा आदमी है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो वो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम वो छोटा आदमी हो गया, उसका कोई महत्व नहीं रह गया स्ट्रेस में। कहने का मतलब ये है, तो आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा, ब्लड सप्लाई आपके जा नहीं रही है, पता लगा आपके स्ट्रेस इंड्यूस अल्सर बन रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, उस पर भी ब्रेन ध्यान नहीं दे रहा है, उसका सारा ध्यान केवल स्ट्रेस कम करने में लगा हुआ है। ओके। इसीलिए जो है जब भी आपको स्ट्रेस होगा तो आपको पेट की प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब जाते जाते लास्ट में अगर कुछ आप मैसेज देना चाहें हमारे दर्शकों को। धन्यवाद तिवारी। और लास्ट में मैं अपने दर्शकों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छा सा लाइफ स्टाइल फॉलो करिए, रोज़ एक्सरसाइज करिए, पानी पीजिए, स्मोकिंग अल्कोहल से बच के रहिए और अपना ध्यान रखिए और अपने घर वालों का भी ध्यान रखिए। और कोई भी अगर आपको समस्या हो रही है जो कि लंबे समय तक चल रही है तो अपने पास के चिकित्सक से परामर्श लीजिए। धन्यवाद तिवारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए और तिवारी जी टॉक शो देखते रहिए। अगर आपके कुछ सवाल हैं और आप हमसे पूछना चाहते हैं या आप डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर भेजिए। उसके जवाब हम डॉक्टर साहब से लेकर और आप तक पहुंचाएंगे, ये मेरा वादा है। अच्छा लगा अगर आज का एपिसोड तो उसे लाइक भी कर दीजिए और तिवारी जी टॉक शो को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई। अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।